फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे लोन फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टी। आप जब भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो एक लोन बहुत अच्छा जरिया होता है अपनी प्रॉपर्टी को फाइनेंस करने का। बेसिकली आप जब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए लोन लेते हैं, जो होम लोन रहता है वो आपको आसानी से मिल जाता है। पर आप जब कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए लोन लेने जाते हैं तो वो आपको आसानी से नहीं मिलता। जैसे आप किसी रिटेल शॉप के लिए लेना चाहें या शोरूम के लिए आप लेना चाहें या ऑफिस स्पेस के लिए लेना चाहें, वो उसके लिए आपको लोन फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको लेना पड़ता है, पर वो इतने आसानी से आपको नहीं मिलते हैं। अब हम जानेंगे उसे क्या एलिजिबिलिटी प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, किस तरीके से आपको आसानी से मिल जाएगा, किस तरीके से आपको आसानी से नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे और ये भी हम देखेंगे कि आपके क्या इंटरेस्ट रेट पे वो चार्ज होते हैं और कितने सस्ते आपको मिल सकते हैं, क्या तरीके होते हैं कि उस चीज़ को कितने आप प्रोडक्ट प्रोसेस के हिसाब से आप उसे पा सकें। ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में जान लेंगे। पहले हम इनके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। पहले पर्पज आपका क्या है। बेसिकली आप ऑफिस स्पेस या कहते हैं रिटेल शॉप के लिए आप ये लोन अवेलेबल करवाते हैं। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आप क्या रहता है कि बिल्डर के साथ आप इन्वेस्ट करते हैं कि जब तक वो कंस्ट्रक्ट ना हो जाए उसके लिए आपको लोन मिल जाता है, क्योंकि अभी वो रेडी नहीं हुई है प्रॉपर्टी, उसको कंस्ट्रक्ट होने में समय लगेगा। तो आप बिल्डर के साथ डील करते हैं, आपको उस हिसाब से लोन मिल जाता है। बेसिकली आप एक्सटेंशन के लिए कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए कर सकते हैं और रेनोवेशन के लिए कर सकते हैं। आपको लोन अवेलेबल किया जा सकता है अगर आप लेते हैं तब। अगर आप अपने प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए लेना चाहते हैं तो कमर्शियल लोन आपको आसानी से मिल जाता है, पर केवल प्लॉट के लिए लेना चाहते हैं आपको आसानी से नहीं मिलता है। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट सिक्योर फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। पहला क्या, आपकी सिक्योरिटी। बेसिकली ये सिक्योर लोन होता है। आप कहीं डिफॉल्ट कर दिए तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर लेता है और इससे ऑक्शन कर देता है उसके लोन अमाउंट को रिकवर करने के लिए। इसलिए आप जरूर करें डिफॉल्ट ना करें। दूसरा क्या है, आपका ऑनरशिप स्टे विथ इन यू। बेसिकली आप कमर्शियल लोन लिए तो ऑनरशिप आप ही के पास रहेगी। आप उस प्रॉपर्टी को कितने कहीं लोन पे चढ़ा दें या वहाँ पे जाकर रहें या कितने उसका रेंट आप खुद पाएं। पर ये चीज़ रहती है, अगर आप ना EMI आप समय पे नहीं पे किए तो बैंक क्या कर सकता है, आपका टेक ओवर कर सकता है और उसे सेल कर सकता है। अगर आप नहीं पे कर पा रहे हैं तो आप उस प्रॉपर्टी को खुद सेल कर दें, उसमें आपको अच्छे रेट मिल जाएंगे। अगर बैंक सेल करने के लिए आ गया तो आपको प्रॉपर्टी सस्ते में सेल कर देगा। अब हमारे इस इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में हमने जान लिया। अब हम जानते हैं अगर आप किसी ऑनरशिप के साथ मतलब को ऑनर के साथ ले रहे हैं, मतलब जॉइंट प्रॉपर्टी है आपकी, जैसे अपने फ्रेंड रिलेटिव या अपने फादर मदर या अपने स्पाउस मतलब वाइफ के साथ आप ले रहे हैं, तो आप जो लोन ले रहे हैं उसमें भी उनको को ऑनर बनाए, मतलब कि सबको साथ में लेकर करें, पूरे ऑनर एक साथ को एप्लीकेंट करें। और इसमें हम जान लेते हैं मैक्सिमम टेन्योर के बारे में। आप बेसिकली कितने 15 साल के लिए अवेलेबल होता है, पर कुछ बैंक आपको 10 साल के लिए भी अवेलेबल, 10 साल के लिए आपको आसानी से मिल जाता है, पर 15 साल के लिए कुछ बैंक अवेलेबल करवा देते हैं। अब इसका इंटरेस्ट रेट जाने, वो आपको 1.5% लेकर 2% अधिक मिलता है होम लोन के हिसाब से। मान लीजिए आपने होम लोन लिया 8% के हिसाब से, तो आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन आपको कितने का मिलेगा, 9.5% से लेकर 10% के हिसाब से आपको कमर्शियल लोन मिल जाएगा। अब बेसिकली बैंक आपको क्या करता है कि आपको बोलता है कि अब इंश्योरेंस प्लान भी आप ले लें। आप जब लोन ले रहे हैं तो क्योंकि अगर कोई फायर आ जाए या नेचुरल कैलेमिटी जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो अपने प्रॉपर्टी का आप इंश्योर कर सकते हैं, आप जो लोन लिया है। और कभी कभी बैंक ये चाहता है कि जब पेमेंट कर रहे हैं जो लोन अमाउंट का, उसे भी इंश्योर कर ले, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। और बेसिकली आप अगर कितने पे कर रहे हैं तो कुछ डिस्बर्समेंट अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। मान लीजिए आप अगर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में कर रहे हैं तो जिस दिन आपके नाम पर प्रॉपर्टी हुई तो उस दिन सेलर को बैंक डायरेक्टली पेमेंट कर देगा। और अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस हो रहा है स्टेज वाइज, उस हिसाब से आपका टोटल बैंक आपको सेलर बिल्डर को पेमेंट करता रहेगा। सेकंड पॉइंट जान लेते हैं, वो क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको कितना लोन मिलेगा वो डिपेंड करता है आपका रीपेमेंट कैपेसिटी पे। आप कितना एनुअल इनकम पा रहे हैं, क्या आपकी लायबिलिटी है, क्या आपके लोन है। मान लीजिए आपका एनुअल इनकम, इस हिसाब से आपका जो मंथली इनकम आ रहा है वो आपको 60,000 आ रहा है, उस हिसाब से बैंक आपको बोलता है कि आप 30,000 रुपये तक की उसकी आधी EMI आप पे कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए वो 30,000 में आपका 15,000 रुपये कितने कोई कार लोन के लिए चला जा रहा है, जो बचा आपका 15,000 रुपये, तो उस 15,000 के हिसाब से आपकी होम कितना आपको लोन मिलेगा वो डिपेंड करता है। और दूसरा अपना होता है टेक्निकल लीगल ड्यू डिलिजेंस ऑफ प्रॉपर्टी। जो बैंक रहता है आपका टोटल प्रॉपर्टी का टेक्निकल लीगल ड्यू डिलिजेंस करवाता है थर्ड पार्टी का अपॉइंट करके कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होगी। अब इसमें आता है क्लियर टाइटल का, आपके टोटल प्रॉपर्टी का कितने टोटल क्लियर टाइटल है कि नहीं, आपके डॉक्यूमेंट पूरे सही है कि नहीं, थर्ड पार्टी का कोई इस पर रोक तो नहीं है, या आपने कोई टैक्स ड्यूज तो नहीं रखा हुआ है, या आपने कोई लोन या लायबिलिटी तो नहीं रखी है उस पर। ये सारे बैंक टोटल चेक करेगा। अब हम जानते हैं इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, अब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं
तो आप कहते हैं बैंक बिल्डर का कहते हैं आप ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा, उसका कहते हैं क्या परफॉर्मेंस है या उसने कहते कितना मेंटेन करके रखा हुआ है, वो सारे बैंक का टोटल चेक करेगा। अगर उसका कहते हैं रेपुटेशन और ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा तो बैंक थोड़ा सा दिक्कत करेगा आपको लोन देने में। इसमें एक दूसरा पॉइंट आता है आपका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होगा आपकी प्रॉपर्टी का, और अगर वो लॉ कंप्लायंस को फॉलो करती है तो आपको जल्दी लोन मिल जाएगा, अगर वो नहीं फॉलो करती है तो दिक्कत होगी। इसमें एक पॉइंट आता है आपका कहते हैं जो लोन अवेलेबल होगा वो आपको 70% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू होगी। मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी 1 करोड़ की खरीदी है तो आपको 70 लाख की आपको लोन अवेलेबल होगा, जो 30 लाख आपको जो बचेंगे वो आपको अपने तरफ से पे करने पड़ेंगे। अब हम जानते हैं कस्टमर प्रोफाइल क्या रहना चाहिए। आप अगर सैलरी पर्सन है या बिजनेस पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। सैलरी पर्सन को बैंक से इनकम स्टेबिलिटी रहती है तो उनको लोन जल्दी मिल जाता है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है या तो बिजनेस पर्सन, उनको अपना ITR दिखाना पड़ता है, उनकी स्टेबिलिटी है कि नहीं, कि उनका बिजनेस फ्लक्चुएशन है, ये सारी चीज़ें प्रूव करनी पड़ती है। इसमें एक एज आपका बहुत क्राइटेरिया मेंटेन करता है। मान लीजिए आप 22 साल के हैं, सैलरी पर्सन है, आप जॉब कर रहे हैं तो आपको जल्दी मिल जाता है। अगर उसके लिए बिजनेस पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपको 25 साल का एज है, क्योंकि 3 साल बैंक ये देखता है कि अपना बिजनेस स्टेबलाइज हुआ कि नहीं। मैक्सिमम एज आप कब तक ले सकते हैं, इसमें 65 साल तक ले सकते हैं। पर इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखें, आप जल्दी ही लोन लेना शुरू करें, क्योंकि इसमें क्या रहता है आपको टेन्योर बहुत अधिक मिल जाता है। मान लीजिए आप 25 साल में लेते हैं तो आपको 60 साल तक के लिए मिलता है। अगर आप 55 साल से लेना शुरू कर रहे हैं, आपका रिटायरमेंट 60 साल है, तो आपको केवल 5 साल के लिए ही मिल रहा है, उसमें आप टेन्योर आपका कम हो जाएगा, तो आप अधिक लोन नहीं ले सकते हैं। अब ये तो हमने देख ली। अब हम जानते हैं बेसिकली आपका क्रेडिट स्कोर पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए आपका क्रेडिट जो सिविल स्कोर है वो 750 से नीचे है तो बैंक आपको टोटल का जो हिस्ट्री देखेगा कि आपकी नेगेटिव आ रही है तो आपको देने में थोड़ा दिक्कत करेगा। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से अबव रहेगा तो बैंक आपको आसानी से लोन प्रोवाइड कर देगा। और इसमें एक चीज़ और आता है आपका नंबर ऑफ डिपेंडेंट। बेसिकली आपके मान लीजिए 60,000 रुपये सैलरी है, पर आप पे कितने 5 लोग डिपेंडेंट है, जिससे खर्चा हो जा रहा है आपका 40,000 रुपये। तो जो 20,000 रुपये बचते हैं 60 माइनस 40, उस पर बैंक आपको टोटल एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करेगा लोन का, तो 20,000 के हिसाब से आपका कैलकुलेट होगा। अब इसमें जानते हैं कि स्पाउस आपका इनकम लेवल प्रोवाइड कर रहा है। मान लीजिए आपकी वाइफ भी कमा रही है तो उनका भी इनकम आप ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका होम जो आप लोन ले रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब हम कुछ एडिशनल चार्जेस के बारे में जान लेते हैं जो आपको देने पड़ते हैं। पहला है आपका प्रोसेसिंग फीस। बेसिकली आपको 0.5% से लेकर 2% तक का प्रॉपर्टी वैल्यू का प्रोसेसिंग फी आपको पे करना पड़ता है। और दूसरा हमारा टेक्निकल लीगल ड्यू डिलिजेंस चार्ज ऑफ प्रॉपर्टी। बेसिकली बैंक आपका टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस चार्ज करता है, वो आपका डिपेंड करता है 5,000 से लेकर के 10,000 तक का ये लमसम अमाउंट रहता है। आप ये टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस चार्जेस आप बैंक के साथ नेगोशिएट भी कर सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं ये प्रोसेसिंग फीस ही मैं पे करूंगा, टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस चार्ज मैं पे नहीं करूंगा। ये चार्जेज आपके हो गए। अब बैंक ये भी करता है कि आपको जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड किया गया है उसमें इंटरेस्ट रेट रहता है। मान लीजिए आपने प्री पेमेंट कर दिया एंड फोर क्लोजर प्रोवाइड कर दिया। मान लीजिए आपने 10 लाख का 10 साल के लिए लोन लिया है, आपने 2 लाख पहले आपके पास आ गया अभी, तो आप सोचते हैं मैं कुछ पेमेंट कर देता हूँ, तो बैंक उसमें कुछ चार्जेज आपसे चार्ज करता है। या आप फोर क्लोजर कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 लाख का लोन लिया हुआ है, आपके पास 3 साल के बाद पूरे 10 लाख रुपए आ गए, तो आप सोचते हैं टोटल अमाउंट को क्लोज ही कर दूं क्योंकि मुझे इंटरेस्ट रेट ना पे करना पड़े, तो बैंक उसमें कुछ चार्ज करता है। अगर आपने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के हिसाब से लिया है तो बैंक कोई चार्ज नहीं करेगा। आपने फिक्स इंटरेस्ट रेट के हिसाब से लिया है तो बैंक 2 से 3% ऑफ प्रॉपर्टी जो आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट है उतना चार्ज करेगा। और जितने मैंने सर्विसेज आपको बताए, प्रोसेसिंग फीस, चार्जेज आपने बताए और कितने इंटरेस्ट रेट के हिसाब से बताए, उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज चार्ज रहते हैं। इस पर आपको GST लगता है जो कि 18% रहता है। अब हम जानते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए। बेसिकली आप सैलरी पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेस पर्सन है, उनके लिए अलग अलग रहती है। पहला आपको कहते हैं सबके लिए कॉमन रहता है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म विद फोटो विद सिग्नेचर आपको चाहिए। दूसरा आपको ID प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ता है। आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे डिटेल आपको प्रोवाइड करने रहते हैं उसमें। और आपको अपना अगर सैलरी पर्सन है तो लास्ट 3 मंथ का आपको सैलरी स्लिप आपको देनी पड़ती है, और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए उसमें ज़रूरत नहीं है। और आपको अगर लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। आपको प्रोसेसिंग फी चेक भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है सबको। अगर मैं कहते हैं आपको 1 ईयर का ITR रिटर्न आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, फॉर्म 16 तीनों को प्रोवाइड करना पड़ता है। अब 1 साल का कितना रहेगा। और आपको अगर बिजनेस पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयड है उसके लिए एक और आपको तरह का कौन सा बिजनेस है आपका, कौन सा उनका डाटा है, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे बैंक को। और आपको लास्ट 3 ईयर का ITR रिटर्न कितना है आपने किया है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर सैलरी या बिजनेस पर्सन है तो। और आपको अपने CA के सर्टिफाइड ऑडिट बैलेंस शीट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसमें आपका प्रॉफिट और लॉस आपको टोटल मेंटेन रहेगा। और आपका बिजनेस कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपका बिजनेस 3 साल में बिजनेस आपका कितना रहा और कौन सा बिजनेस है वो टोटल आपको बैंक को बताना पड़ेगा।
अब हम इसमें जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो इंपॉर्टेंट टिप्स है। बेसिकली आप क्या कीजिए, कितने टोटल इंटरेस्ट रेट को चेक कीजिए ऑनलाइन कि कौन सा बैंक आपको कितने सस्ते में कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है। जो सस्ते में प्रोवाइड कर रहा है, कम इंटरेस्ट रेट आपको ले रहा है, उस बैंक के पास जाइए। और बेसिकली अगर आपकी वाइफ कितने हैं, वो भी वर्क कर रही है, वो भी सैलरी पा रही हैं, तो उनको भी आप ऐड कर लीजिए। उससे क्या रहेगा ना, आपकी होम लोन की एलिजिबिलिटी अधिक बढ़ जाएगी, मतलब अधिक आप लोन ले सकते हैं। या अपने फ्रेंड रिलेटिव या किसी के साथ भी ले रहे हैं, वो भी सैलरी पर्सन या किसी बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको साथ को ऑनर के साथ लीजिए। तो उसके अलावा आप बड़ा प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं और हाई अमाउंट भी पा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।